मैं डॉक्टर इरशाद अली खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बंगड़ महाविद्यालय टीटवाना में कार्यरत हूँ। हम रूसो के सामान्य शिक्षा के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे अब, जो बीए फाइनल में पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर में सामान्य शिक्षा सिद्धांत जो रूसो का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत है। कुछ विचार के सिद्धांत को सबसे अधिक खतरनाक सिद्धांत मानते हैं, जबकि अन्य विचारकों की राय में सामान्य शिक्षा का सिद्धांत लोकतंत्र तथा राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है। आसबर्न के शब्दों में सामान्य शिक्षा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को न केवल रूसो का मौलिक योगदान है अपितु सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी है। रूसो की मुख्य समस्या ये है कि किस प्रकार सामाजिक सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समन्वय स्थापित किया जाए और किस प्रकार स्वतंत्रता रूपी अंडे को तोड़े बिना राज्य रूपी आमलेट को तैयार किया जाए। रूसो ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा इस समस्या के समाधान का प्रयास किया है। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार आदिम मनुष्य पशुतुल्य निष्पाप निर्दोष और स्वाभाविक रूप से अच्छा था। उसका जीवन पशुओं जैसा वह एकाकी था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक मनुष्य एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक और अनैतिक भावनाओं से मुक्त, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय दशा में रहता था। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन कृषि के आविष्कार के कारण संपत्तियों और तेरे मेरे की भावना का विकास हुआ, जिससे प्राकृतिक शांति में जीवन नष्ट हो गया और युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उत्पन्न हुआ। इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए। उनके द्वारा अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्यरत रहते हैं। दूसरे शब्दों में रूस सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को सामान्य इच्छा कहता है। रूसो के संपूर्ण दर्शन में सामान्य इच्छा का सिद्धांत उसका मौलिक योगदान। रूसो के इस क्रांतिकारी सिद्धांत ने राज दर्शन में हलचल उत्पन्न कर दी। जॉन्स के शब्दों में सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो के चिंतन का न केवल केंद्र बिंदु है अपितु यह अत्यंत मौलिक, दिलचस्प और ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत को उसका महत्वपूर्ण योगदान है। शायद ही कोई सिद्धांत इतना विवादास्पद रहा हो जितना कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत। एक और तो लोकतंत्र के समर्थकों ने मुक्त हृदय से इसका स्वागत कर इसे प्रजातंत्र का आधार स्तंभ बताया, और दूसरी ओर निरंकुश शासकों ने इसका दामन पकड़कर जनता पर मनमाने अत्याचार किए। सामान्य इच्छा क्या है, यानी कि सामान्य इच्छा क्या होती है, इसे समझने के लिए रूसो द्वारा प्रतिपादित मानव इच्छा के विश्लेषण को समझना आवश्यक है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। किसी न किसी प्रकार के विचार या इच्छाएं उसके हृदय में सदा उठती रहती है। मनुष्य की इच्छाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती है। प्रथम है यथार्थ और दूसरा आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा यानी एक्चुअल विल जिसे हम कहते हैं। सामान्यतः यथार्थ इच्छा आदर्श इच्छा का एक अर्थ लिया जाता है, कि परंतु रूसो के द्वारा इसका प्रयोग विशेष अर्थों में किया गया है। रूसो के अनुसार मनुष्य को यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है। वह मनुष्य की अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्ति का परिणाम होती है। स्वार्थ और व्यक्तिक हित को दृष्टि में रखती है, सामाजिक हित का विचार नहीं करती। उदाहरणतः खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले व्यापारी का लक्ष्य केवल लाभ कमाने का विचार होता है। वह इससे समाज को पहुंचाने वाली हानि को कभी नहीं देखता। संक्षेप में यथार्थ इच्छा संकुचित, अविवेकपूर्ण, अस्थायी, क्षणिक इच्छाएं होती है। डॉक्टर आशीर्वादम ने के शब्दों में यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा, क्षणिक और तुच्छ इच्छा है। यह संकुचित तथा सब विरोधी है। आदर्श इच्छा रियल विल जो है, मनुष्य की आदर्श इच्छा उसके व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम होती है। यह सामाजिक हित से संबंध होने के कारण अस्थायी और क्षणिक नहीं होती। यह मनुष्य की बुद्धि के चिंतन का परिणाम और व्यक्तिगत स्वार्थ से रहित होने के कारण व्यक्ति की वास्तविक इच्छा होती है। संक्षेप में दृष्टिकोण की व्यापकता और दूरदर्शिता, स्थायित्व, व्यक्ति व समाज के हित का सामंजस्य, पूर्णता व विवेकशीलता व्यक्ति की आदर्श इच्छा की विशेषताएं होती है। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा यह व्यक्ति का तथा समाज के सामंजस्य में प्रदर्शित होती है। सामान्य इच्छा यानी समाज के विभिन्न व्यक्ति जनरल विल जो है, समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा रियल विल का सार्वभौमी सामान्य इच्छा है। रूसो की मान्यता है कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। ये सब व्यक्तियों में से आनी चाहिए तथा सब व्यक्तियों को लागू होनी चाहिए। सामान्य यानी कि इट मस्ट बोथ कम फ्रॉम ऑल एंड अप्लाई टू ऑल। यानी सामान्य शिक्षा की व्याख्या करते हुए बॉसों के ने कहा है कि
सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक तथा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह होता है जिनका लक्ष्य सामान्य हित हो। ग्रीन के अनुसार यह सामान्य हित की सामान्य चेतना है। वेपर के अनुसार सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा जिसका लक्ष्य सबकी भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। यह सबकी भलाई के लिए सबकी आवाज़ है। अतः सामान्य इच्छा की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं। यह एक भाव है जो समझा जा सकता है किंतु व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। किसी इच्छा को सामान्य इच्छा होने के लिए आवश्यक है कि वह सामान्य व्यक्तियों की इच्छा हो और उसका आधार सामान्य हित हो। अर्थात सामान्य इच्छा के दो अंग हैं। प्रथम सामान्य व्यक्तियों की इच्छा और द्वितीय सामान्य हित पर आधारित विवेकशील इच्छा। सामान्य इच्छा का निर्माण प्रत्येक व्यक्ति में दोनों प्रकार की यथार्थ और आदर्श इच्छा होती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक सार्वजनिक प्रश्न पर अपने ढंग से विचार करता है, परंतु यदि समाज सभ्य है और उसमें नागरिकता की भावना मौजूद है तो व्यक्तियों की इच्छाओं की स्वार्थपूर्ण तत्व एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। ऐसा ही हो जाने पर सामान्य इच्छा बन जाती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति में स्वार्थी और सामाजिक इच्छाओं में प्राय विरोध होता रहता है। जब स्वार्थी इच्छाएं नष्ट हो जाती है तो सामाजिक इच्छाएं शेष रहती है। सभी व्यक्तियों की इन सामाजिक इच्छाओं के मिश्रण से सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। सामान्य इच्छा तीन दृष्टियों से सामान्य होती है। जैसे उद्गम की दृष्टि से इसमें सब नागरिकों की सहमति होनी चाहिए। क्षेत्र की दृष्टि से यह राज्य की समस्त जनता से संबंधित होनी चाहिए। ध्येय की दृष्टि से ये समाज के हित के अनुकूल होनी चाहिए। यानी सामान्य इच्छा की विशेषताओं के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं तो ये अखंडता है। यानी कि सामान्य इच्छा एक संगठित इकाई होती है, उसमें उसके कोई खंड नहीं हो सकते। ये खंड है क्योंकि सामान्य होने के कारण यह कई अंशों में विभाजित नहीं की जा सकती। ये एकत्व वाली होती है तथा राज्य की एकता के सूत्र में पिरोती है। रूसो ने कहा है कि सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र के में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। संप्रभुता दूसरा यानी अद्वैता, जिसमें हम कह सकते हैं कि सामान्य इच्छा अद्वैय है, अर्थात यह इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, उसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, वैसे संप्रभु सत्ता को सामान्य इच्छा से अलग नहीं करना संभव है। अप्रतिनिधित्व यानी कि सामान्य इच्छा प्रतिनिधि द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। रूसो ने कहा है कि जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधि को नियुक्त करता है तब वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। उसके मत अनुसार तो संसद के सदस्यों के केवल निर्वाचन के समय ही इंग्लैंड की जनता स्वतंत्र होती है। निर्वाचन के बाद जनता दास और नगण्य बन जाती है। वस्तुतः रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपासक है। इसमें सब व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वयं वे अभिव्यक्त करते हैं। सामान्य इच्छा अचूक है क्योंकि यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सामूहिक रूप से, इसलिए वह सदा न्याय संगत और उचित है। सामान्य इच्छा संप्रभुता है, सर्वोच्च संप्रभु होती है। इस पर किसी प्रकार के दैवी और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता है। यही कारण है यही कानूनों का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है एवं नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। रूसो के शब्दों में जो कोई सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता वह आज्ञा पालन के लिए सतत समस्त समाज द्वारा बाध्य किया जा सकता है। इसका अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं है कि उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाए। स्थायी होता है। सामान्य इच्छा किसी प्रकार के भावनात्मक आवेशों, आवेगों या सनक का परिणाम नहीं होती है, अपितु मानव का जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। व्यक्तियों के विवेक पर आधारित होने के कारण उसमें परिवर्तन नहीं होता है। सामान्य इच्छा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता उसका लोक कल्याणकारी होना। सामान्य इच्छा का ध्येय समाज के किसी अंग का कल्याण न होकर संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। सामान्य इच्छा किसी प्रकार की भावना पर नहीं वरन तर्क और विवेक पर आधारित होता है। यह हमेशा उचित और सही होता है, इसलिए हमेशा पूरे समाज के कल्याण के लिए प्रेरित होता है। रूसो की सामान्य इच्छा कानून द्वारा अपने को व्यक्त करती है, किसी अन्य माध्यम द्वारा नहीं। रूसो सामान्य इच्छा सर्वोच्च निरंकुश होती है, उसके ऊपर समाज की कोई अन्य शक्ति ही नहीं हो सकती। इसकी आज्ञा का पालन सबके लिए अनिवार्य है। रूसो के द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा की उपयुक्त विशेषताओं को सामान्य इच्छा उदाहरण प्रकृति के समझने में सहायता मिलती है। इन विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष पहुंचते हैं कि राजनीतिक संगठन या राज्य को एक संगठित शरीर या विराट पुरुष मानना चाहिए। इसमें अन्य सावयव भांति सावयव एकता ऑर्गेनिक यूनिट होती है।
यह राजनीतिक संगठन या विराट पुरुष नैतिक प्राणी होता है, इसकी अपनी इच्छा होती है। ये संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए अप्रयत्नशील रहती है। ये सब कानूनों और विधियों का मूल स्रोत है। ये अपने राज्य के सब सदस्यों के लिए न्याय और अन्याय का निर्धारण करती है। सदैव सही और सार्वजनिक हित का पोषण करने वाली होती है। सामान्य इच्छा ही उस समाज या राज्य के संप्रभु है। संप्रभु होने के कारण सामान्य इच्छा की सभी आज्ञाओं का पालन करना समाज के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। सामान्य इच्छा और बहुमत। रूसों की सामान्य इच्छा बहुमत से भिन्न है। सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति से संख्या का कोई मूल्य नहीं, वह किसी एक या कुछ व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है। यदि समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग अपने अनुचित निर्णय को अल्पसंख्यक वर्ग पर थोपने का प्रयत्न करे तो उसके इस कार्य को समाज की सामान्य इच्छा का प्रतीक नहीं माना जा सकता। सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति। सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में अंतर करते हुए रूसों ने दिखाया कि प्रथम का लक्ष्य सार्वजनिक होता है, यानी सामान्य इच्छा का, द्वितीय का लक्ष्य व्यक्ति को हित होता है। सर्वसम्मति या सब व्यक्तियों द्वारा व्यक्त इच्छा भी हो सकती है। सर्वसम्मति व्यक्तियों के हित से भी संबंधित हो सकती है, पर सामान्य इच्छा अनिवार्यतः समस्त समाज के कल्याण से ही संबंधित होती है। सामान्य इच्छा और लोकमत, यानी सामान्य इच्छा और लोकमत को भी एक नहीं समझना चाहिए। लोकमत का रूप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिसका संबंध समाज के हित से ना हो, पर सामान्य इच्छा सदा समाज के स्थायी हित का प्रतिनिधित्व करती है। समाचार पत्र, रेडियो आदि प्रचार साधन द्वारा लोकमत को भ्रष्ट किया जा सकता है, पर सामान्य इच्छा कभी विकृत नहीं होती है। सामान्य इच्छा की आलोचना भी की गई है, यानी सामान्य इच्छा होते हुए राजनीति दर्शन सर्वाधिक विवादास्पद विषयों में से एक है। यानी कतिपय गंभीर दोष भी हैं। सिद्धांत में अस्पष्टता है, जैसे कि वेपर के अनुसार जब रूसो ही सब हमको सामान्य इच्छा का पता नहीं दे सका तो सिद्धांत के प्रतिपादन का लाभ ही क्या हुआ। रूसो ने हमें एक ऐसे अंधकार में छोड़ दिया जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह से सोच भी नहीं सकते। सामान्य इच्छा अनैतिहासिक और काल्पनिक है, यानी कि सामान्य इच्छा उसकी कल्पना का उड़ान। इतिहास में इस प्रकार के समझौते का प्रवर्तन नहीं मिलता जैसा रूसा चित्रित करता है। यथार्थ और आदर्श इच्छा काल्पनिक भेद है और अवास्तविक इच्छाओं के इस प्रकार विभाजन संभव नहीं। व्यक्ति की इच्छा ऐसी जटिल पूर्ण अविभाज्य समष्टि है, उसका यह विभाजन संभव नहीं है। सामान्य इच्छा निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है, जैसे जोन्स के अनुसार रूसो के सामान्य इच्छा विषयक सिद्धांत में कुछ ऐसे अस्थायी तत्व हैं जो उसे जनतंत्र के समर्थन से हटाकर निरंकुश शासन के समर्थन की ओर ले जाता है। डाइट के अनुसार शब्दों में रूसो सामान्य इच्छा की आड़ में बहुमत की निरंकुशता का प्रतिपादन तथा समर्थन करता है। वाहन के अनुसार रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत हॉब्स का सारविहीन लेवियथान है। सार्वजनिक की परिभाषा करना कठिन होता है। इसमें सामान्य इच्छा व्यक्ति की महत्ता को नष्ट कर देता है, जैसा कि सेबाइन लिखा है। रूसो के दर्शन में, उसके बाद हिगल के दर्शन में संदिग्ध शब्दजाल के साथ ही एक खतरनाक परीक्षण है। छोटे राज्यों के लिए ही उपयुक्त है ऐसा, यानी कि बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र में संभव नहीं है, यानी कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में संभव, परंतु प्रतिनिधित्व शासन में एकमात्र लोकतंत्र का ये व्यवहारिक रूप ही होगा। सामान्य इच्छा सिद्धांत का फिर भी महत्व है, जिससे कि सामान्य इच्छा का विचार लोकतंत्र का पोषक, क्योंकि यह प्रभुसत्ता का आधार जन स्वीकृति मानता है। यानी महत्व में इसने यह प्रतिपादित किया कि राज्य का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष का नहीं और किंतु समूचे समाज का कल्याण और जनता का हित संपादन करना होना चाहिए। सामाजिक और सामान्य हित वैकल्पिक हितों की रूपरेखा अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट है। रूसो के सिद्धांत ने आदर्शवादी विचारधारा को प्रेरणा प्रदान की, क्योंकि इसने यह प्रतिपादित किया कि शक्ति नहीं वरन इच्छा राज्य का आधार है। यह सिद्धांत व्यक्ति तथा समाज में शरीर और उसके अंगों के समान संबंध स्थापित करके सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ करता है। यह सिद्धांत यह भी घोषित करता है कि राज्य कृत्रिम ना होकर एक स्वाभाविक संस्था है। कॉल के अनुसार यह हमें सिखाता है कि राज्य मनुष्य की प्राकृतिक आवश्यकताओं और इच्छाओं पर आधारित है, इसलिए राज्य के प्रति हमें आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे व्यक्तित्व का स्वाभाविक विस्तार है। रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत राज्य के आंगिक स्वरूप का बोध कराता है और सार्वजनिक हितों को व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा उत्कृष्ट मानता है। रूसो ने सामान्य इच्छा द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतांत्रिक संरचना ही लोकतंत्र की आत्मा नहीं होती। नैतिकता, न्याय, सद्गुण के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएं महत्वहीन और राजनीतिक चिंतन के सिद्धांतिक इतिहास में ही नहीं बल्कि व्यवहारिक राजनीति पर भी रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत का गंभीर प्रभाव पड़ा है। यदि किसी व्यक्ति को फ्रेंच क्रांति के लिए
उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तो वह रूसो ही है। उसके ग्रंथ ने न केवल फ्रेंच क्रांतिकारियों के लिए अपितु उसके बाद यूरोप के अन्य देशों में होने वाली क्रांति के लिए प्रबल प्रेरणा का स्रोत बना। इस अध्याय में हम इतना ही अध्ययन करें, इसके पश्चात उसके राजनीतिक अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे।